हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल का ये अप्रैल 2021 का संस्करण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2021 के संस्करण को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो टॉपिक्स उस वीडियो में है उस टॉपिक को हटाकर जो रेस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक है उसे इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, मतलब दोनों वीडियो देखने से आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021 के संस्करण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है पायलट पेयजल सर्वेक्षण। ठीक है, तो देखिए 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखिए मंत्रालय ने इसे 10 शहरों में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। कौन कौन? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। इन 10 शहरों में इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, फिर है कि पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आगे है कि जो जल जीवन मिशन है शहरी, उसका उद्देश्य है लक्ष्य 6 के अनुसार 4,378 वैधानिक शहरों में सभी परिवारों को नल द्वारा पानी आपूर्ति करना। ठीक है, देखिए जल जीवन जो मिशन है शहरी, उसके लिए कुल प्रस्तावित लागत जो था वो था 2,87,000 करोड़। ठीक है, 2,87,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें अमृत मिशन का नियंत्रण जो वित्तीय समर्थन था, समर्थन के लिए 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। ठीक है, मतलब इस 2,87,000 करोड़ में आपको ये अमृत योजना का जो 10,000 करोड़ था उसको भी शामिल कर लिया गया। इसमें अगर देखा जाए तो मिशन के सुधार कार्यक्रम में शहर के पीने योग्य पानी का सूचकांक तैयार करना है। ठीक है, गैर राजस्व जल में कटौती, नगर पालिका वित्त सुधार, वर्षा जल संचयन और 2025 तक कम से कम 20% जल की मांग को पुनर्चक्रित जल से पूरा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो देखिए इंद्रधनुष क्या है, ये जो मिशन है इंद्रधनुष, इस अभियान के बारे में अगर पहले हम लोग देखें तो इसको 2014 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ठीक है, पहले हम लोग मिशन इंद्रधनुष के बारे में जान लिए। अब देखते हैं मिशन 3.0 में क्या था। तो ये 19 फरवरी 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से जो वंचित बच्चे हैं और गर्भवती महिलाओं पर इसको केंद्रित सघन मिशन 3.0 का शुभारंभ किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, अब देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है सर्व टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों, यहाँ इको लिखा गया है, इसको हम PDF में ठीक कर देंगे। ठीक है, टीकों की पहुंच जो है उन लोगों तक जिन्हें अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है उन तक पहुंच सके। ये जो मिशन 3.0 है इसमें एक तीसरा चरण है। ठीक है, और ये तीसरा चरण 2 भाग में विभक्त है। एक है आपको 22 फरवरी और दूसरा है आपको 22 मार्च। ये 2 चरण में होगा। ये तीसरा चरण को 2 चरण में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें कुल 29 राज्य के केंद्र शासित प्रदेश और 250 पूर्व निर्धारित जिलों और शहरी क्षेत्र में चलाया जाएगा। अब देखा जाए इसका लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य है कि जो मौजूदा 8वां अभियान तक, मतलब अभी जो तीसरा अभियान चल रहा है और इसका 8वां अभियान तक क्या करना है कि देश के सभी जिलों में टीकाकरण होगा। और ये 90% तक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है देश के सभी जिलों में 8वें अभियान तक। अब देखिए IMEI 3.0 द्वारा जो जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कम जोखिम वाले जिले हैं वो है 313, फिर मध्यम जोखिम वाले हैं 152 और सबसे ज़्यादा जोखिम वाले जिले जो हैं वो है 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं शहरी नवाचार सूचकांक प्लेटफॉर्म। तो देखिए 25 फरवरी 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऑनलाइन कार्यक्रम में शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी नवाचार सूचकांक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर बना हुआ है? तो हर कोई नवाचार करता है, मतलब एवरीवन इज एन इनोवेटर।
के सिद्धांत पर तैयार किया गया है और प्लेटफॉर्म से नागरिक संगठन, शिक्षाविद, उद्यम, सरकार और भविष्य में एक पारदर्शी और टिकाऊ शहरी भारत के निर्माण के लिए साथ आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कि ये प्लेटफॉर्म जो है एक मजबूत, पारदर्शी और यूजर केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन में आसान बनाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में अगर देखा जाए तो आपको 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 स्मार्ट सिटी, 150 से ज़्यादा चुनौतियां और 215 से ज़्यादा समाधान हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM, जिसको हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देखें तो 23 फरवरी 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें आगे है कि शहरों, नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए लोगों, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म जैसे 3 स्तंभ पर काम करते हुए शहरी भारत के लिए साझा बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। ठीक है, ये 3 स्तंभ है आपको, लोगो, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म। ये जो 3 स्तंभ हैं उसका जो देखा जाए इस 3 स्तंभ में तो आपको मानकों, विनिर्देशों और प्रमाणन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर लक्ष्य को देखा जाए तो आपको 2022 शहरों, 2024 तक भारत के सभी शहरों और नगरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने में काम करेगा। ठीक है, दृष्टिकोण को साकार करने का काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। ठीक है, ये सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है जो कि 13 फरवरी 2021 को आई है। इसका शीर्षक है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो देखिए सर्वेक्षण के आंकड़ा जो है वो किन राज्यों से आधारित है, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और ये अध्ययन जो है वो एक्चुअली गरीब और वंचित परिवारों पर जो सड़क दुर्घटना में सामाजिक, वित्तीय, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आकलन करता है। ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनके बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है 44% और शहरी गरीब परिवारों के बीच जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो है 11.6%। ठीक है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। और अगर देखा जाए कि दुनिया भर में जो भारत में जो वाहन चलते हैं तो भारत में कुल मात्र 1% ही वाहन है पूरे दुनिया का। ठीक है, जो चलते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में अगर देखा जाए तो भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कितनी हो जाती है मौत में, तो वो होती है 10%। सड़क दुर्घटना में भारत में दुनिया का 10% मौत भारत में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोटिया क्लस्टर। तो देखिए कोटिया क्लस्टर के बारे में देखा जाए तो 13 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो विवादित जो कोटिया क्लस्टर है वो 3 गांव में पंचायत चुनाव कराए गए। ठीक है, और 3 गांव में जो पंचायत चुनाव कराए गए हैं तो ये पहली बार ऐसा है जब आंध्र प्रदेश ने इनमें से किसी भी गांव का पंचायत चुनाव कराया हो। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। ये कोंद आदिवासी द्वारा बसाया गया है और लगभग 5000 की आबादी वाला ये गांव अंतर्राज्यीय सीमा का एक सुदूर इलाके में स्थित है। ठीक है, देखिए ये क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधन जैसे कि सोना, प्लैटिनम, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और चूना पत्थर से समृद्ध इलाका है। ठीक है, और 1980 के दशक में हुआ यूँ था कि उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया कि ये जो 21 गांव हैं उसका अधिकार क्षेत्र और अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन 2006 में अदालत ने कहा कि चूंकि राज्य की सीमाओं से जो संबंधित विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये मामला केवल संसद द्वारा ही हल किया जा सकता है। ठीक है, और ये पहली बार हुआ जब आपको आंध्र प्रदेश ने यहाँ किसी गांव में इलेक्शन कराया है, पंचायती चुनाव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-A1, यानी कि अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK-A1। तो ये 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित जो अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक है उसको भारतीय सेना को सौंप दिया। देखिए सेना को 118 मुख्य युद्धक टैंक मिलेंगे जो कि स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित हैं। ठीक है, और अर्जुन टैंक में
फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबॉट, जिसे कहते हैं FSAPDS, गोला बारूद और 120 का कैलिबर वाला राइफल गन है। ठीक है, ये गाला नहीं गोला बारूद है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये जो है एक तरह से स्थिर नियंत्रण के साथ एक कंप्यूटर नियंत्रित एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी है इसमें, जो सभी प्रकाश स्थितियों में काम करती है। मतलब कि सभी लाइट के स्थिति में ये काम करेगी, चाहे दिन हो या रात हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हैदराबाद ने जीती हरित प्रतियोगिता। तो देखिए, हैदराबाद ने भारत के शहरों के बीच एक हरित प्रतियोगिता जीती है। जैसे कि अब ये जो हैदराबाद है वो ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में से एक बनकर उभरा है। देखिए, हैदराबाद को राज्य सरकार के जो हरित हरम कार्यक्रम है और शहरी वन पार्कों की योजना के तहत जो शहरी वानिकी को बढ़ाने और बनाए रखने के उसकी जो प्रतिबद्धता के लिए चुना गया है। और जो शहर का मूल्यांकन किया गया है वो 5 पैमाने पे किया गया है। वो पैमाना कौन कौन है? तो है उत्तरदायित्व निर्धारण, नियम निर्धारण, अपने बारे में जानकारी, संसाधन का आवंटन और उपलब्धियों का जश्न मनाने पर किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इस सम्मान के साथ हैदराबाद जो है वो 23 देशों के 120 शहरों में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2020। तो देखिए, ये 24 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जो WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2020 शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, देखिए इसमें है कि कम से कम 161 देश में जो सभी आय स्तर का जो प्रत्येक 2 स्कूली बच्चों में से एक हर दिन स्कूली भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और दुनिया भर में लगभग 388 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2013 से 15 के बीच विश्व स्तर पर स्कूली भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या जो है उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कम आय वाले देशों में ये 36% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट में सिफारिशें जो हैं वो सबसे तत्काल प्राथमिक प्रभावी स्कूल भोजन कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने में देश की मदद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोविड प्रदर्शन सूचकांक मतलब कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये 26 जनवरी 2021 को सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स से संबंधित कोविड प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। और अगर सूचकांक के अनुसार देखें तो कोविड-19 को अधिक ढंग से संभाला वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, और उसके बाद आता है वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस। ये लोग कोविड-19 को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सका है। ठीक है, फिर देखिए सूचकांक में भारत का अगर स्थान देखें तो वो है 86वां और कुल देश इस लिस्ट में शामिल थे 96, मतलब 96 देशों में भारत 86वें स्थान पर रहा है। फिर दक्षिण एशियाओं में अगर देखा जाए तो श्रीलंका का स्थान 10वां, मालदीव का 25वां, पाकिस्तान का 69वां, नेपाल का 70वां और बांग्लादेश का 84वां स्थान है। ठीक है, और सबसे नीचे आता है ब्राज़ील और अमेरिका जो 94th पोजीशन पे आ गया है अमेरिका, और सबसे लास्ट पे आता है ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील का स्थान हो गया 96। ठीक है, अब देखिए चीन की परीक्षण दरें जो हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुआ था। ठीक है, इसी कारण से चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में चीन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हिमालयी गुलाबी नमक। तो देखिए फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने अन्य देशों द्वारा हिमालयी गुलाबी नमक के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए उसे भौगोलिक संकेत जिसे GI टैग कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडेक्स, उसके रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। गुलाबी नमक एक ऐसा नमक है जिसमें खनिज की प्रचुरता होती है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ठीक है, और इस कीमती नमक का जो निष्कर्षण है वो एक्चुअली पंजाब में सॉल्ट रेंज से किया जाता है, जो कि पोतोहार पठार दक्षिणी और झेलम नदी के उत्तर तक फैला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लालंदर सहतूत बांध। तो देखिए लालंदर सहतूत के बांध के बारे में देखा जाए तो 9 फरवरी 2021 को आयोजित वर्चुअल समारोह में अफगानिस्तान में निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, लालंदर सहतूत बांध जो है वो अफगानिस्तान में इसका निर्माण होगा
और इसके लिए समझौता हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब देखा जाए तो ये बांध जो है वो काबुल शहर में सुरक्षित पेयजल संबंधित जरूरतों को पूरा करेगा। आसपास के इलाकों को सिंचाई, बिजली की सुविधा प्रदान करेगा। भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा ये दूसरा बड़ा बांध है, ठीक है। और देखिए जो पहला बांध था इसको कहते हैं मैत्री बांध या सलमा बांध, ये भारत अफगानिस्तान का जिसका उद्घाटन किया गया था 2016 में, ठीक है। और ये दूसरा बांध हो गया आपको भारत और अफगानिस्तान ने बनाया है सहतूत बांध। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। तो देखिए ये 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है और सूचकांक में कुल 180 देश शामिल है, ठीक है। प्रथम स्थान पर जो संयुक्त रूप से है वो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, जिसका स्कोर है 88। मतलब यहाँ 0 से लेकर 100 अंक दिए गए थे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा अंक है वो सबसे अच्छा रहा देश, और इसमें सबसे अच्छा रहा वो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से 88 स्कोर के साथ। फिर तीसरे स्थान पर जो देश आ रहे हैं वो है फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। इन सबका स्कोर है 85 यानी 85। और सबसे अंतिम स्थान जो संयुक्त रूप से मिला है वो है सोमालिया और दक्षिणी सूडान का, एक ये इसका स्कोर रहा है 12, ठीक है। और भारत का स्थान रहा है 86वां, इसका स्कोर रहा है 40। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि डेनमार्क करेगा विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण, ठीक है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क। देखिए ये 4 फरवरी 2021 को डेनमार्क सरकार दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप के निर्माण की योजना की मंजूरी दी है। अब देखिए इस द्वीप का जो निर्माण होगा वो उत्तरी सागर में किया जाएगा और डेनमार्क जो है इसको 2033 तक ऊर्जा द्वीप को चालू करने की योजना बना रहा है। और इसमें जो निवेश हो रहे हैं वो कुल 210 बिलियन डेनिश क्रोनर, जो कि लगभग 34 बिलियन डॉलर के बराबर है, उसका निवेश किया जाएगा, ठीक है। ऊर्जा द्वीप पवन टरबाइन से घिरा होगा और इसकी शुरुआती क्षमता जो है वो 3 गीगावाट होगी, ठीक है। और इस द्वीप का जो उपयोग देखा जाए तो आपको लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है डिजिटल बीमा पॉलिसी डिजी लॉकर के माध्यम से जारी करने की सलाह। तो देखिए 9 फरवरी 2021 को भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, जिसे इरडा कहते हैं, एक परिपत्र में सभी बीमा कंपनी को डिजिटल पॉलिसियों को डिजी लॉकर के माध्यम से जारी करने की सलाह दी है, ठीक है। और डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल है, ठीक है। ये एक ऐप है जिसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और डिजी लॉकर में आप अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको होता यूँ है कि आपको आधार कार्ड के नंबर उसमें इंसर्ट करने होते हैं, जिससे OTP आता है और फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप उसको उसमें सेव कर सकते हैं और वो वैलिड होता है, ठीक है। जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक मार्कशीट या अन्य किसी भी तरह का जो LIC पॉलिसी का पेपर भी अब उसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इन सब को वहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखें तो नागरिक प्रमाण पत्रों के मूल जारीकर्ताओं से डिजिटल प्रारूप में प्रामाणिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखा जाए तो फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को हॉस्पिकैश बीमा की पेशकश करने के लिए फरवरी 2021 में किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो ये किया गया है ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। देखिए हॉस्पिकैश क्या हो गया, ये हो गया हॉस्पिटल कैश बीमा, ठीक है। हॉस्पिटल कैश मतलब बीमा का वो आकस्मिक उपचार या नियोजित जो सर्जरी उपचार या दोनों में शामिल हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि 8 फरवरी 2021 को डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे के साथ किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल में साझेदारी की घोषणा की। तो ये एक्सिस बैंक ने की है। @AXL हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में FMCG कंपनी इमामी लिमिटेड ने बोरोप्लस साबुन और हैंड वॉश की रेंज के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो ये
आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इमामी लिमिटेड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नीली अर्थव्यवस्था नीति प्रारूप। तो देखिए 17 फरवरी 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति प्रारूप के हितधारकों को सुझाव आमंत्रित किया है। ठीक है, भारत की जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना, तटीय समुदाय के लोगों के जीवन में सुधार लाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखना और समुद्री क्षेत्रों संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए जो न्यू इंडिया विजन है उसमें नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्र के विकास के लिए जो 10 प्रमुख आयाम हैं उसमें से एक माना गया है। अब देखिए जो प्रारूप में दस्तावेज में जो 7 निम्नलिखित विषय हैं, जो नीली क्रांति के जो प्रारूप दस्तावेज हैं उसमें 7 निम्नलिखित विषय हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पहला आपको नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री शासन संचालन के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा। फिर दूसरा है आपको तटीय समुद्री स्थानिक नियोजन तथा पर्यटन। फिर तीसरा है समुद्री मत्स्य पालन और मछली प्रसंस्करण। चौथा है विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास। फिर पांचवा आ गया आपको पाल लदान सहित अवसंरचना तथा जहाजरानी। छठा है आपको तटीय और गहरा समुद्री खनन तथा अपतटीय ऊर्जा। फिर सातवां आपको आता है सुरक्षा रणनीतिक आयाम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये 7 आयाम हैं जो आपको नीली अर्थव्यवस्था के प्रारूप दस्तावेज में शामिल हैं। ठीक है, और नीली अर्थव्यवस्था जो है वो जो न्यू इंडिया विजन का जो 10 प्रमुख आयाम है उसमें से एक है नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, मतलब नियुक्तियों की ओर। तो इसमें पहला है इटली के नए प्रधानमंत्री, तो वो बने हैं मारियो द्राघी। नेक्स्ट है आपको संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष मतलब यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ में कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है, तो वो किया गया है प्रीति सिन्हा को, जो कि भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर हैं। फिर नेक्स्ट है आपको कांगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो बने हैं जिन मिशेल सामा लुकोंडोस कयेंग। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो है एसएन सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है प्राणी मित्र पुरस्कार 2021। ठीक है, देखिए अभी फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में उस डेटा को कवर किया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में नहीं दिया गया है। ठीक है, और प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें भी आपको सभी टॉपिक मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको आपको क्रॉनिकल के इस वीडियो में कवर किया गया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, चलिए देखिए इस टॉपिक में आपको पहला है प्राणी मित्र पुरस्कार 2021। तो ये 16 फरवरी 2021 को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, प्राणी मित्र पुरस्कार में अगर देखा जाए व्यक्तिगत तो मिला है योगेंद्र कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में, मनीष सक्सेना और श्यामलाल चौबीसा को। ठीक है, और सौर्य क्षेत्र में देखा जाए मतलब कि प्राणी मित्र पुरस्कार सौर्य क्षेत्र में दिया गया है अनिल गंदास और स्वर्गीय कल्पना वासुदेव को। और नेक्स्ट है ताउम्र पशु सेवा। ठीक है, मतलब प्राणी मित्र पुरस्कार ताउम्र पशु सेवा के लिए अगर दिया गया है तो दिया गया मेजर जनरल डॉक्टर RM खड़ब को, ये सेवानिवृत्त है। ठीक है, और डॉक्टर S चिन्नी कृष्णा और डॉक्टर SR सुंदरम को, इन तीनों को दिया गया है ताउम्र सेवा के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट होडल यानी हरियाणा, श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट राजकोट गुजरात के और पीपल फॉर एनिमल्स अहमदाबाद गुजरात के, इन लोगों को दिया गया है संगठन के रूप में। फिर आपको कॉरपोरेट में देखा जाए तो वो दिया गया है टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर आपको पशु कल्याण संगठन में देखा जाए तो ये दिया गया है ध्यान फाउंडेशन को, जो कि नई दिल्ली के हैं, और एनिमल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020। तो देखिए ये 17 फरवरी को जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP द्वारा
नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो किया गया है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ठीक है, और इसमें आगे देखा जाए तो ऑनलाइन अवैध वन्यजीव व्यापार की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने संभावित व्यापारियों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था वाइल्ड नेट 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में देखा जाए तो विष्णु नारायण नंबूथिरी ये पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि थे, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एम राम जोइस, ये प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व राज्यपाल जो 89 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको पीवी सावंत, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और 90 वर्ष के थे। ठीक है, फिर आपको जॉर्ज शुल्ट्ज, ये पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री थे और इनका निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में। फिर है नेक्स्ट क्रिस्टोफर प्लमर, ये प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता थे जिनका निधन हुआ 90 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वेद मेहता, ये पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध भारतवंशी लेखक व उपन्यासकार जिनका निधन हो गया 86 वर्ष की उम्र में। फिर नेक्स्ट है सत्यपाल। सत्यपाल जो है वो भारतीय साड़ी को नई पहचान देने वाला प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन हो गया 78 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकें यानी बुक्स की ओर। तो बुक्स में देखा जाए पहला है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, तो इसके लेखक हैं सुनील अंबेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, इसके लेखक हैं हंटर बाइडन। नेक्स्ट है एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 टू 1920, इसके लेखक हैं चिन्मय तुम्बे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके लेखक हैं अनुपम खेर। चलिए नेक्स्ट बुक्स की ओर मूव करें। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके लेखक हैं SY खुरैसी। फिर नेक्स्ट है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसके लेखक हैं मोहम्मद जिसान। फिर नेक्स्ट है श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, इसके लेखक हैं सत्यार्थ नायक। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसके लेखक हैं विदु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो पहला है आपको यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जो है वो भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, फिर है आपको अशोक डिंडा, ये भारतीय तेज गेंदबाज थे अशोक डिंडा, उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की। फिर नेक्स्ट है आपको आर विनय कुमार, ये भी भारत के पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटका के कप्तान आर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और नेक्स्ट है नमन ओझा। नमन ओझा जो थे वो भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मर्व ह्यूज। मर्व ह्यूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान। फाफ डुप्लेसिस ने क्रिकेट के छोटे प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जैसे कि T20 हुआ, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है आपको अख्तर अली। अख्तर अली जो है वो भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और पूर्व कोच अख्तर अली का निधन हो गया है, वे 81 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको बिग बैश लीग। बिग बैश लीग आपको क्रिकेट का T20 का एक जिस तरह के IPL होता है वो सेम फॉर्मेट में बिग बैश लीग खेला जाता है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 10 दिसंबर 2020 से ये 6 फरवरी 2021 तक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता बिग बैश लीग का 10वां संस्करण का आयोजन किया गया और फाइनल विजेता जो टीम है वो है सिडनी सिक्सर्स, तीसरी बार जीत चुकी है। फिर उप विजेता रहे पर्थ स्कॉचर्स और फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे वो थे जेम्स विंस,
सिडनी सिक्सर्स के और उन्होंने फाइनल में 95 स्कोर किया था। ठीक है। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए जोस फिलिप, ये सिडनी सिक्सर्स में है और ये 508 रन इन्होंने स्कोर किया है पूरे टूर्नामेंट में। नेक्स्ट है दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। तो ये 22 फरवरी को घोषणा हुई कि इस बार कर्नाटका द्वारा मेजबानी की जाएगी। ठीक है, इस बार की मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटका। और इसमें होता क्या है कि जो भी खिलाड़ी होते हैं वो उनका उम्र जो होता है वो 25 साल से कम होता है। ठीक है, और इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स में योगासन और मलखम को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2021। तो ये 5 फरवरी 2021 को घोषणा की गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार का, जिसमें आपको एलन बॉर्डर का पदक दिया गया स्टीव स्मिथ को, और ये तीसरी बार दिया गया स्टीव स्मिथ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लिंडा क्लार्क पुरस्कार। तो ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, वो दिया गया है बेथ मूनी को। फिर वर्ष का जो पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ष का पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी चुना गया वो स्टीव स्मिथ को चुना गया। ठीक है, फिर महिला की जो महिला एक दिवसीय खिलाड़ी चुनी गई है वो है राचेल हेंस। फिर है वर्ष का पुरुष टेस्ट खिलाड़ी, तो वो चुना गया है पैट कमिंस को। और वर्ष का पुरुष अंतर्राष्ट्रीय T20 खिलाड़ी कौन चुना गया है? वो चुना गया है एस्टन एगर। फिर वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय T20 खिलाड़ी चुनी गई है बेथ मूनी। और ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ऑस्ट्रेलिया का चुना गया है वो है विल सदरलैंड। और बेटी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया है हना डार्लिंगटन को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020। ये फीफा का क्लब फुटबॉल है। ठीक है, क्लब फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप खेला गया 2020 का, वो देखा जाए तो ये 1 फरवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 को कतर में आयोजित किया गया। और इसकी जो विजेता टीम है वो जर्मन फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिख। ठीक है, और ये 1-0 से जीत चुका है फाइनल। फिर उप विजेता टीम जो रही वो है टाइग्रेस UANL। ये टाइग्रेस UANL जो है वो मैक्सिकन फुटबॉल क्लब का है। ठीक है, फिर आपको एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो दिया गया है बायर्न म्यूनिख के फुटबॉल खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की को। फिर आपको एडिडास सिल्वर बॉल अवार्ड, तो वो चुने गए हैं आंद्रे पियरे गिग्नैक, ये टाइग्रेस UANL के खिलाड़ी हैं। फिर आपको एडिडास ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड दिया गया है जोशुआ किमिच को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है अल दुहैल स्पोर्ट्स क्लब को, जो कि कतर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग यूनिक्स थाईलैंड ओपन 2021 के रूप में। तो ये 12 से 17 जनवरी को खेला गया। ये एक बैडमिंटन का प्रतियोगिता है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ गया। अब देखिए इसमें पुरुष एकल में जो विजेता रहे वो है विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं। और उप विजेता रहे एंजिका लोंग अंगूस, ये हांगकांग के हैं। फिर आपको महिला एकल में देखा जाए तो विजेता रहे स्पेन की कैरोलिना मरीन, और उप विजेता रहे ताइवान के ताई तजू विंग। और नेक्स्ट है आपको पुरुष युगल में देखा जाए तो ली यांग और वांगची लिन दोनों ताइवान के हैं, विजेता रहे। और उप विजेता रहे मलेशिया के गोवी शेम और टैन वी कियोंग। फिर महिला युगल में देखा जाए तो ग्रेसिया पोली और अप्रियानी रहायू ये दोनों इंडोनेशिया के हैं और विजेता रहे। फिर आपको उप विजेता रहे थाईलैंड के जोंग कोलफन कितिथाराकुल और रविंडा प्रजोंगजई, ये दोनों थाईलैंड के हैं जो उप विजेता रहे। और मिश्रित युगल में देखें तो डेचपोल पुवार नुकरोह और सपसिरी तैरात नाचाई, ये दोनों थाईलैंड के हैं। ठीक है, फिर आपको प्रवीण जॉर्डन और मिलाती डेवा ओक्टावियांती, ये दोनों इंडोनेशिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर। दिवस में पहला है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम लोगों ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया, जिसका थीम था आर्द्र भूमि और जल, जिसे कहते हैं वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, फिर 4 फरवरी को देखिए तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है, फिर 4 फरवरी को एक और दिवस था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, और इसका जो थीम था वो था भविष्य के लिए एक रास्ता, मतलब अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर 10 फरवरी को देखिए तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया, जिसका थीम था हैशटैग लव पल्सेस। फिर 11 फरवरी को देखा जाए तो 2 दिवस मनाए गए।
एक है विश्व यूनानी दिवस और दूसरा है इंटरनेट सुरक्षा दिवस। फिर आपको 13 फरवरी को देखा जाए तो मनाया गया विश्व रेडियो दिवस, नई दुनिया नया रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको 20 फरवरी को देखा जाए तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ये इसका थीम रहा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। चलिए 20 फरवरी को देखें तो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड दिवस। फिर आपको 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसका थीम था शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट है आपको 28 फरवरी को देखिए। 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसका थीम रहा भविष्य का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव, जिसको इंग्लिश में देखें तो हम लोग कहते हैं फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।